नमस्कार, मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज इस विशेष इंडिया लीगल में आपका बहुत स्वागत है। किसी सीजीआई का कार्यकाल या उसके फैसले और पहल पूरी न्यायपालिका की कार्यशीलता का एक इंडेक्स होता है। अब जब साल का अंत होने को है तो आइए हम देश के सीजीआई के पहल, फैसले और प्रशासन पर नजर डालते हैं। किसी भी सीजीआई का कार्यकाल या उसके फैसले और उसके पहल को यदि आंकना हो तो इसमें कहा जा सकता है कि उसे इस तरीके से जरूर देखा जाता है कि संविधान की कसौटी पर वो कितना खरा उतरा है और उस सीजीआई के फैसले और उसकी पहल पूरी न्यायपालिका की कार्यशीलता का भी एक इंडेक्स बन जाते हैं। अब जब साल का भी अंत होने को है तो आइए हम देश के सीजीआई के पहल, फैसले और प्रशासन पर नजर डालते हैं और इसी बहाने हम ये देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान की कसौटी पर उनके फैसले, उनकी पहल कितनी खरी उतरी है। आज हम देश के न्यायपालिका के मुखिया सीजीआई एनवी रमन्ना की बात कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस एनवी रमन्ना जब भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने तभी से न्यायिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे थे कि उनका कार्यकाल पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीशों से अलग होने वाला है। लेकिन कितना अलग होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। उनका व्यक्तित्व एक लो प्रोफाइल, शांत, सौम्य और मृदुभाषी जज के रूप में रहा। उन्होंने ऐसे दौर में भारत के मुख्य न्यायाधीश की कमान संभाली जब सर्वोच्च अदालत के फैसलों और न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर बहस का दौर चरम पर था। जाहिर था कि सबकी नजरें उन पर लगी हुई थीं। न्यायपालिका में अंतर्द्वंद और केंद्र के साथ कटु और तनातनी वाले रिश्ते के बीच जब जस्टिस रमन्ना ने सीजीआई की कमान संभाली तो अपेक्षाएं चरम पर रहीं। संविधान एक स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका की व्यवस्था को अनिवार्य करता है। ऐसे में प्रधान न्यायाधीश के मुख्य भूमिका जुडिशरी की स्वायत्तता को बरकरार रखना भी है। ये भी जस्टिस रमन्ना के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मौजूद थी। लेकिन जब उन्होंने पदभार संभाला तो वे हर कसौटी पर खरे ही नहीं उतरे बल्कि उम्मीद से ज्यादा बढ़िया उन्होंने काम किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यायमूर्ति रमन्ना ने न्यायिक आजादी की चिंगारी को बहाल किया। उन्होंने नागरिक हित और संवैधानिक महत्ता के मसलों पर सही और निष्पक्ष स्टैंड लिया। खास बात यह है कि ऐसा करते समय उन्होंने सरकार के साथ अनावश्यक टकराव से भी परहेज किया। विवादास्पद मामले को हैंडल करते वक्त भी केंद्र के साथ उनके रिश्ते अच्छे ही रहे। सीजीआई और कानून मंत्री किरण रिजिजू के गर्मजोशी वाले रिश्ते से तो अब पूरा देश वाकिफ हो चुका है। प्रधान न्यायाधीश बनने के कुछ महीनों के भीतर ही जस्टिस रमन्ना ने कुछ ऐसे अहम और न्यायिक और प्रशासनिक पहल की जिससे कि उनके न्यायपालिका में नई जान फूंकने की मंशा बिल्कुल साफ हो गई। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 21 महीने से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर आए। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे से पदभार ग्रहण करते हुए न्यायमूर्ति रमन्ना ने शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए 9 नाम भेजकर एक तरह का रिकॉर्ड बनाया। उनमें से 3 महिला जजें भी शामिल थीं और फिर जजों की नियुक्तियां और तबादले का सिलसिला चल निकला। आज सुप्रीम कोर्ट में अब तक महिला जजों की सबसे अधिक संख्या है। महिला जजों के हित की तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बात की ही। जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। सीजीआई ने कई उल्लेखनीय फैसले किए। एक पीठ की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर के कथित जासूसी वाद की एक स्वतंत्र जांच के लिए कमेटी का जो गठन किया उससे न केवल नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ये अहम कदम साबित हुआ बल्कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सुनवाई तेज करने के मसले पर सीजीआई रमन्ना ने संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लेने का निर्देश दिया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों के बाद शायद एक ऐसा जज मिला है जो नागरिक हितों को सर्वोपरि रखता है। और ऐसा क्यों न साबित हो, जब जस्टिस रमन्ना की बेंच ने पर्यावरण के मसलों पर सुनवाई की तो उन्होंने पूरे पॉल्यूशन नैरेटिव को बदला और किसानों के बजाय शहरी लोगों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ में सरकारों को साथ काम करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए। लगता है कि बहुत दिनों के बाद शायद देश को एक ग्रीन जज भी मिला, ऐसा लोगों का मानना था।
सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक लंबे समय से लंबित मांग पर सहमति व्यक्त की, जिसमें हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के नामांकन की बात कही गई। समय समय पर जस्टिस रमन्ना जब भी पब्लिक फोरम पे आए तो उन्होंने अहम टिप्पणियां की। ये कमेंट्स उनके प्रखर सोच को उजागर करने में सही साबित हुए। ये टिप्पणियां लोकतंत्र की आजादी, न्यायालय की समस्याएं, हिरासत में मौत, कानून बनाते वक्त संसद में बहस की कमी जैसे तमाम कई समसामयिक और गंभीर मसलों पर रहीं। आज हम सीजेआई रमन्ना के तमाम फैसलों और उनकी पहल पर नजर डाल रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। दिल्ली, एनसीआर और से सटे राज्यों में जब जानलेवा प्रदूषण जब लोगों का गला घोंट रहा था, तब प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने स्थिति संभालने के लिए कमान अपने हाथों में लिया। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान 3 सदस्यीय बेंच उनकी ही अध्यक्षता में मामले की सुनवाई की और केंद्र और राज्य सरकार को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बेंच ने फटकार भी लगाई और नसीहत भी दी। अहम बात यह रही कि शायद पहली बार पीठ ने प्रदूषण के किसान विरोधी नैरेटिव को खारिज करते हुए शहर से होने वाले प्रदूषकों के प्रभावी नियंत्रण की बात कही। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। सीजेआई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि प्रशासन चाहता है कि सब कुछ कोर्ट करे। किन्हीं अन्य हालातों में सीजेआई की बेंच इस पहल को जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच कहा जाता, लेकिन आज के हालात में जब सरकारें आपस में मिलकर काम नहीं कर पा रही हैं तो सीजेआई के रुख को वक्त की मांग और वाजिब कहा जाएगा। और न केवल इतना ही बल्कि ये पूरी टिप्पणी संविधान के मूल आत्मा को पुनर्स्थापित करने वाले साबित हुई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई रमन्ना की बेंच ने प्रदूषण पर सख्ती दिखाई और पक्षकारों की दलीलों को सुनकर कई सुझाव भी दिए। इस दौरान सीजेआई के किसानों के पक्ष में बात की और प्रदूषण के लिए शहरी कारकों को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम पर हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर दिल्ली केवल लॉकडाउन लगाती है तो इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा जब तक एनसीआर या अन्य राज्य लॉकडाउन नहीं लगाते। केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार को सलाह दी गई है कि दिल्ली में पार्किंग फी 3 गुना कर दी जाए, जिससे लोग गाड़ियों से गैर जरूरी ना निकलें। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा पॉल्यूशन में पराली जलाने से होने वाला पॉल्यूशन मात्र 10% है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सड़क की धूल प्रदूषण में योगदान करती है, वहां पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सभी ईंट भट्टे बंद किए जाएं, सभी हॉट मिक्स प्लांट को बंद किया जाए। एनसीआर में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के संचालन को कम करना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में ट्रक की एंट्री बैन होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। सीजेआई ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आरोप लगाना गलत है। सीजेआई ने पंजाब, हरियाणा राज्यों से कहा है कि आप किसानों से बात करें कि कम से कम 1 हफ्ते तक पराली न जलाएं। सीजेआई ने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ प्रदूषण को कम करना है। आपको स्कूल बंद करना है, निर्माण पर रोक लगानी है, उद्योगों को कुछ समय के लिए बंद करना है। आपको जो करना है वो करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के साथ साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। सीजेआई ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि इन महीनों में पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमारे बयान को मीडिया में गलत तरह से पेश किया जा रहा है। हमने अपने हलफनामे में कहा था कि पराली जलाने जैसे कुछ कारक प्रदूषण में अक्टूबर के बाद अधिक योगदान करते हैं, ये पूरे साल नहीं है। हमने तब कहा था कि ये उन 2 महीनों में बढ़ता है और ये लगभग 35 से 40% है। लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि हमने कहा है कि पंजाब चुनाव के कारण योगदान केवल 4 से 7% है।
सीजीआई ने कहा कि ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। सीजीआई ने एक बार फिर पटाखों की बात उठाई। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कैसे शहर में पटाखे जलाए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि पटाखों पर बैन लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे उद्योग जो ऊर्जा के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग कर रही हैं, जिनको मंजूरी नहीं मिली है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कहा कि डीएम को कहा गया है कि किसानों से मिले पराली न जलाने के आग्रह करें और सुझाएं। दिल्ली की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर वाहनों में कमी के लिए सीएनजी बसों के फेरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सड़कों की सफाई के लिए नई मशीन खरीदी जा रही है। सीजीआई ने कहा कि हमने समय के साथ देखा है कि नौकरशाही ने एक जड़ता विकसित कर ली है। वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत द्वारा किया जाए। पानी का छिड़काव, आग रोकना आदि सब अदालत करे। कार्यपालिका की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया अपनाया है। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हमने आपको पहले ही संयुक्त बैठकों के बाद फैसला करने के लिए कहा था। सीजीआई एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ जनहित याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ और अन्य की सुनवाई कर रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले दिनों न्याय व्यवस्था के प्रति घटती आस्था के परिप्रेक्ष्य में सीजीआई रमन्ना का पेगासस मामले में तमाम दबाव के बावजूद न्यायिक जांच कमेटी गठित करना एक अहम फैसला माना गया। ये बहुमत की सरकारों को उनके संवैधानिक दायित्व निभाने पर की गई सख्ती के रूप में देखा गया, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित भी करने वाला साबित हुआ। नागरिकों के संवैधानिक हितों की रक्षा की जिम्मेदारी जो सर्वोच्च अदालत को दी गई है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। पेगासस कथित जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। विशेषज्ञ समिति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। विशेषज्ञ कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय, तकनीकी विशेषज्ञ और डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक कमेटी के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आरोपों की पूरी तरह जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विशेष एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। केंद्र को यहाँ अपना रुख सही ठहराना चाहिए, न कि अदालत को मूक दर्शक बने रहने के लिए कहा जाना चाहिए। केंद्र ने मसले पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा अपने बचाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को उठाने पर आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर राज्य को हर बार राहत नहीं मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इस मामले में ये कहते हुए विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजता पर प्रतिबंध केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगाया जा सकता है। सरकार को तथ्य से साबित करना होगा कि मांगी गई जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण गुप्त रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगरानी लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की निगरानी तकनीक से प्रेस के अधिकार पर
प्रभाव पड़ सकता है। सभी अन्य अधिकारों की तरह निजता का अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को अनिवार्य रूप से संवैधानिक जांच से गुजरना होगा। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने ये आदेश जारी किया। इस बेंच में प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। इससे पहले पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ किया था कि वह इस मामले में हल्फनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए केंद्र राजी है। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यायपालिका का एक अपेक्षित हिस्सा है न्यायाधिकरण या ट्राइब्यूनल्स। वर्षों से देश के ट्राइब्यूनलों में जजों की नियुक्तियां नहीं हुई थी। कई ट्राइब्यूनलों में तो अध्यक्ष तक नहीं थे। CJI रमन्ना ने इस मसले को समझा और सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल में रिक्तियों को भरने से संबंधित मामले में केंद्र सरकार की सख्त आलोचना की। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT में नियुक्तियों के तरीकों के लिए सरकार से नाखुशी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि केंद्र ने खोज सह चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में से कुछ नामों को चेरी पिक किया है और चयन सूची में नामों की अनदेखी करते हुए प्रतीक्षा सूची से कुछ नाम उठाए जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें सरकार को नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया और जिनका चुनाव नहीं किया गया उसके पीछे की वजह को भी बताना पड़ा। केंद्र ने काफी नानुकुर की, सुप्रीम कोर्ट के सिफारिशों की बात मानने में टालमटोल भी की, लेकिन CJI सख्त रहे और आज ट्राइब्यूनलों में नियुक्तियां हो रही हैं, जो कि हमारे संविधान की आत्मा को एक तरह से हरेक ओर न केवल स्थापित कर रही हैं, बल्कि न्याय सबके हित के लिए हो और सब तक पहुंचे, ये जो मूल भावना है उसको भी हम पाने की कोशिश में लगे हुए दिख रहे हैं। देश भर के ट्रिब्यूनलों में रिक्तियों को भरने पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कम सिलेक्शन कमेटी द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के बजाय ट्रिब्यूनल में वेटलिस्ट से लोगों को नियुक्त करने को लेकर सरकार की खिंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों में 2 सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने को कहा है। साथ ही अनुशंसित सूची में शामिल व्यक्तियों को शामिल न कर पाने पर कारण देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कमेटी ने चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार कर सिफारिश कर दी थी, तो फिर वेट लिस्ट में शामिल लोगों को ट्रिब्यूनल में क्यों नियुक्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मन मुताबिक लोगों की नियुक्ति की गई। बहस के दौरान CJI ने कहा कि 2 हफ्तों के बाद सभी लोगों की नियुक्ति पत्र के साथ वापस आएगी और अगर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है तो उसका कारण भी बताइए। CJI ने कहा कि मैंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की नियुक्ति देखी है। अधिक नामों की सिफारिशें की गई, लेकिन नियुक्तियों में चेरी पिकिंग की गई है। ये किस तरह का चयन है? ITAT सदस्यों के साथ भी यही किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार कुछ सिफारिशों का पालन नहीं करने की हकदार है, लेकिन जस्टिस L नागेश्वर राव ने उस पर आपत्ति जताई और पूछा कि अगर सरकार अपनी मर्जी से अंतिम निर्णय लेने जा रही है तो चयन समिति की पवित्रता क्या रह गई है। CJI NV रमन्ना ने कहा कि जिस तरह के फैसले लिए जा रही है उससे हम बहुत नाखुश हैं। उन्होंने कहा मैं भी NCLT चयन समिति का हिस्सा हूँ। हमने 11 न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य हमने फाइनल किए, लेकिन उनमें से केवल कुछ को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, बाकी प्रतीक्षा सूची में चले गए। CJI ने कहा कि हमने इंटरव्यू लेने के लिए पूरे देश की यात्रा की, हमारा समय बर्बाद क्यों किया। उन्होंने कहा हमने कोविड महामारी के बीच यात्रा की क्योंकि सरकार ने हमसे साक्षात्कार करने का विरोध किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर में ट्रिब्यूनल के रिक्त पदों को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि स्थिति दयनीय है।
हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि केंद्र 2 सप्ताह में ट्रिब्यूनल चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की सूची से नियुक्तियां करेगा। बता दें कि विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं। शीर्ष अदालत ट्रिब्यूनल में व्यक्तियों और अर्ध न्यायिक निकायों को नियंत्रित करने वाले नए कानून के मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। सीजेआई रमन्ना ने कहा था कि हमें लगता है कि सरकार को इस अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं है। सीजेआई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सीजेआई एनवी रमन्ना की ये जो कार्यशीलता है न केवल सबको प्रभावित करती रही बल्कि आम लोगों से जुड़ने की उनकी कोशिश ही ये कही जाएगी कि उन्होंने सीजेआई ऑफिस को भी आरटीआई के तहत लाया। अब आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सीजेआई रमन्ना के करियर पर भी। मूल रूप से किसान परिवार से आने वाले जस्टिस रमन्ना ने कानून की दुनिया में लंबा अनुभव कठिन संघर्ष के बाद हासिल किया है। करीब 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने मजदूरों और किसानों के हक के लिए कानूनी जंग भी लड़ी और इस कारण उन्हें एक्टिविस्ट जज भी कहा गया। प्रधान न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। अब देखते हैं सीजेआई रमन्ना के पूरे करियर ग्राफ को और साथ ही उनके एक मानवीय व्यवहार को भी जो आमतौर पर किसी सीजेआई के अंदर नहीं दिखता आया है। एक नजर है देश के सीजेआई के करियर ग्राफ पर। जस्टिस रमन्ना को फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। फिलहाल उनके कार्यकाल में 2 साल से कम वक्त बचा है क्योंकि 26 अगस्त 2022 में वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने 10 फरवरी 1983 में वकालत शुरू की थी, जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले एनवी रमन्ना ने साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। राज्य सरकारों की एजेंसीज के लिए वो पैनल काउंसिल के तौर पर भी काम करते थे। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके बाद साल 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। 2 सितंबर 2013 को जस्टिस रमन्ना का प्रमोशन हुआ और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। फिर 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस एनवी रमन्ना फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में सीजेआई एसए बोबडे के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में जस्टिस रमन्ना का सबसे चर्चित फैसला जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली रहा है। चीफ जस्टिस की कार्यालय को सूचना अधिकार कानून आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला देने वाली बेंच के भी जस्टिस रमन्ना सदस्य रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत आजादी के दमन को कभी बर्दाश्त नहीं किया और स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इसके खिलाफ कई बार आवाजें उठाई हैं। इस मामले में न सिर्फ वो बेहद बेबाक रहे बल्कि कार्यवाही करने में जरा भी हिचकते नहीं। ये एक सीजेआई के व्यक्तित्व का खरापन ही है कि न्यायपालिका के मुखिया ने सरकार के दमनकारी नीतियों को अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए चुनौती दी और जवाबदेही मांगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, जिसका बेहद बेतकल्लुफी से केंद्र की सरकार बेजा इस्तेमाल करती आई है। एक सुनवाई के दौरान अंग्रेजों के समय का औपनिवेशिक कानून राजद्रोह के लगातार दुरुपयोग पर प्रधान न्यायाधीश ने चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि महात्मा गांधी जैसे लोगों की आवाज दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से लाए गए इस कानून को वो खत्म क्यों नहीं कर रही। इस बाबत कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की इस धारा को जांचा जाएगा और इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सीजेआई रमन्ना ने कहा,
कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है। ये औपनिवेशिक कानून है। ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये जरूरी है? उन्होंने संकेत दिया कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कई कानून हटा रही है। मुझे नहीं पता कि वो इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66A का उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देशद्रोह कानून को रद्द करने को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। उन सब की सुनवाई एक साथ ही की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो तथा जिम्मेदारी से कानून का पालन किया जाए। मैसूर के मेजर जनरल SG वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई इस अपील में IPC की धारा 124A देशद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अतः कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि वो धारा 124A को संवैधानिक और शून्य घोषित कर इसे भारतीय दंड संहिता की बाहर करने का आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को याचिका पर अटॉर्नी जनरल AG को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। इस पर कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वेणुगोपाल तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए 2 सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए टाल दी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी 12 जुलाई IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और महान्यायवादी से अपना पक्ष रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। राजद्रोह के साथ एक और कानून जिसे दमनकारी माना जाता रहा है या जिसके प्रावधानों को दमनकारी माना जाएगा, वो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या UAPA है। इस कानून के जद में कई प्रदर्शनकारी और पत्रकार भी आए। UAPA के इस्तेमाल के तरीके पर CGI ने गंभीर आपत्ति जताई। मौका था त्रिपुरा में सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कथित भड़काऊ पोस्ट के आरोप में UAPA के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई का। इसके तहत गिरफ्तार लोगों ने याचिका डाली थी। सुनवाई के दौरान CGI की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से न केवल संरक्षण दिया बल्कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया और 2 वकीलों और पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। याचिका में UAPA के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में UAPA के संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी। जाहिर है कि कोर्ट अब UAPA को भी संवैधानिक कसौटी पर परखेगा। ये स्टेटस को चुनौती देने की CGI की एक और पहल है, साथ में नागरिकों की आजादी का सवाल भी। त्रिपुरा में UAPA FIR के मामले में वकीलों और पत्रकारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वकीलों पत्रकारों पर कठोर कार्यवाही न करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिका पर त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दिया है। याचिका में UAPA की FIR को चुनौती दी गई है। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां या UAPA कानून को भी चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया। पीठ ने तब याचिका पर नोटिस का आदेश दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। दरअसल वकीलों ने स्वतंत्र तथ्य खोज टीम के हिस्से के रूप में त्रिपुरा का दौरा किया था। तब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जबकि पत्रकार श्याम मीरा सिंह ट्वीट पोस्ट के लिए FIR का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि दोनों वकीलों ने त्रिपुरा का दौरा किया था और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक तथ्य खोज रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
जिसके कारण त्रिपुरा पुलिस ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत UAPA के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। CJI ने इस पर कहा कि उन्होंने कुछ समाचार रिपोर्ट पढ़ी कि त्रिपुरा की प्राथमिकी में पत्रकारों को जमानत दी गई है। भूषण ने स्पष्ट किया कि वे 2 अन्य पत्रकार थे और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ताओं ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम या UAPA की धारा 2AO, धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा और 43D5 जमानत देने पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। याचिका में उन पर दर्ज UAPA के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले की घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने घटनाओं की जांच, पीड़ितों को मुआवजा, क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत आदि के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने की मांग की। टीम ने उन लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जिन्होंने लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया में भड़काऊ और गलत पोस्ट किए थे। इसमें UAPA की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और कहा गया है कि यदि राज्य को UAPA का उपयोग तथ्य खोज को अपराधी घोषित करने के लिए इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है, इसका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज RF नरीमन के हालिया भाषण का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने UAPA को अंग्रेजों का कानून बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट। जजों की सुरक्षा का मामला अब काफी अहम हो गया है। कोर्ट परिसर में जिस तरह से जजों को निशाना बनाया जा रहा है वो चिंताजनक है। धनबाद, रोहिणी और मधुबनी जजों पर हमलों की खबरें लगातार आती रहीं। CJI ने इसे काफी गंभीरता से लिया। CJI ने झारखंड के अतिरिक्त जिला जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि देश के जजों पर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर धमकी देकर और डराने वाले संदेश भेजकर सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को भी प्रसारित किया जा रहा है। जब रोहिणी कोर्ट में हमला हुआ तब भी कोर्ट्स की सुरक्षा पर CJI ने विस्तार से दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में सही तरीके से काम नहीं कर रही। सरकार को उन्होंने सुरक्षा दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए और साथ ही न केवल कोर्ट परिसर की सुरक्षा बल्कि कोर्ट परिसर में जो जरूरत है बनाने की, कंस्ट्रक्शन की, उसकी भी बात कही। CJI रमन्ना ने हमेशा कोर्ट के माहौल को अहमियत दी है। जजों की सहूलियतों पर तो उनका खास ध्यान रहा। जब धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध हालतों में मौत हुई तो CJI रमन्ना ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की 28 जुलाई को धनबाद में दिन दहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से संदिग्ध मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक झारखंड को 1 सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाल में ही अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जज आनंद झरिया विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले सहित कुछ हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने हाल में ही उत्तर प्रदेश के एक अपराधी अमन सिंह के एक गिरोह के 2 सदस्यों की जमानत याचिका खारिज की थी। न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और कोर्ट परिसरों में बम ब्लास्ट का मामला नया नहीं है। अब वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2021
लाया जा रहा है, जो अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए देश में अपनी तरह का पहला कानून होगा। प्रस्तावित कानून अदालतों को वकीलों के साथ हुई ज्यादतियों के लिए मुआवजा देने का अधिकार देता है। वैसे धनबाद जज मौत मामले पर संज्ञान लेने के बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने जजों और वकीलों की सुरक्षा पर हमेशा अपनी नजर रखी या त्वरित कार्रवाई के लिए कोशिश की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को न्यायाधीशों की सुरक्षा के संबंध में उपाय करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे को केवल राज्यों के जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं देने पर राज्य को चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हल्फनामा दायर नहीं करने वाले राज्यों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जज और कोर्ट की सुरक्षा के लिए राज्यों की पुलिस बेहतर स्थिति में है, क्योंकि खतरा राज्य विशिष्ट होगा। मेहता ने कहा कि सुरक्षा राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र इस मामले पर राज्यों का पूरा सहयोग करती है। उन्होंने कहा, अच्छा होगा कि अदालतों की सुरक्षा राज्यों के पास ही रहे, क्योंकि इसमें स्थानीय पुलिस के साथ प्रतिदिन समन्वय की जरूरत होती है। समन्वय की दृष्टि से स्थानीय पुलिस की तैनाती की सलाह है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और राज्य किस हद तक न्यायाधीशों, अदालत परिसरों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार हैं, आप प्रत्येक राज्य के डीजीपी से बात कर सकते हैं, उनसे रिपोर्ट के लिए जानकारी ले सकते हैं। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि वे दिशा निर्देशों को लागू किए जाने के संबंध में राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के साथ मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह सचिव से बात करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि कई राज्यों की सरकारों ने राज्य और जुडिशियल अफसर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर नहीं किया है। कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल न करने वाले राज्यों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अगर राज्यों के द्वारा हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना होगा। सीजे रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस देश के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। पंच को किसी का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है। सीजे रमन्ना ने सत्ता के रसूखदारों की गलतियों के प्रति कभी भी नरमी नहीं दिखाई और इस बात को सही साबित किया है। जब जब मामला माननीयों के अपराधों का हुआ तो गुस्ताखी वे माफ नहीं करते दिखे। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सुनवाई तेज करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीजे रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की सुस्त गति पर नाराजगी जाहिर की। सीजे रमन्ना ने सख्ती से कहा कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा, सुनवाई में तेजी की तो बात होती है, लेकिन जजों की कमी भी तो है। पुलिस, जांच एजेंसी और हाईकोर्ट के रवैये पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी दिखाई। ये लोअर जुडिशरी के लिए भी सीख है, एक मापदंड है। सीजीआई के स्टैंड से प्रेरणा लेकर ही निचली अदालतें भी सत्ता के दबाव के बावजूद अपने फैसले निष्पक्ष तरीके से दे सकती हैं और आरोपी माननीयों के खिलाफ तेजी से निष्पक्ष फैसले हो सकते हैं। राजनीति में अपराधीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रकाशित करना होगा। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि विशेष न्यायालयों में सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहें। ये निर्देश विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के अधीन होगा। बेंच ने कहा कि इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में दिए गए निर्देश को संशोधित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के फैसले में आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की तारीख से कम 2 सप्ताह पहले उसका विवरण प्रकाशित किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के खंडपीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की पेंडेंसी और विशेष अदालतों की स्थापना करके मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया है। पीठ ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों की ट्रांसफर के खिलाफ इस शर्त में ढील देने की मांग करने वाले आवेदनों को ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता दी है। सीजीआई रमन्ना की बेंच ने सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश पारित किए जा सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की कमी के कारण ऐसे निर्देशों को लागू करना आसान नहीं होगा। वहीं सीजीआई ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामले लंबे समय से लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजीआई ने कहा, हाईकोर्ट ने अधिकतर मामलों में रोक लगा रखी है, क्यों नहीं जांच एजेंसियां हाईकोर्ट से रोक हटाने की मांग करती या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। सीजीआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में 10 से 15 साल से आरोप पत्र दाखिल न करने का कोई कारण नहीं है। जांच लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। मामलों में सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच करने से कुछ नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल ने सीजीआई का समर्थन करते हुए बेंच को सुझाव देते हुए कहा कि आप सभी हाईकोर्ट से इन मामलों में तेजी लाने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा आप हाईकोर्ट प्रशासनिक निर्देश के बजाय आप न्यायिक निर्देश जारी कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि हर जगह मैन पावर एक वास्तविक मुद्दा है। हमारी तरह जांच एजेंसियां भी इस समस्या से जूझ रही है। हर कोई मामलों की सीबीआई जांच चाहता है। वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाए, जो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जाँच में देरी के कारणों का मूल्यांकन करेगी। शीर्ष अदालत से कहा गया कि समिति में सीबीआई और ईडी के प्रमुख और गृह सचिव भी शामिल हो। समिति जांच को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी कर सकती है। हंसारिया ने अदालत को बताया कि देश भर के विशेष सीबीआई अदालतों में मौजूदा और पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 121 मामले लंबित हैं। 58 मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान है। हंसारिया ने शीर्ष अदालत को एक स्थिति रिपोर्ट में बताया है कि पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआई के 37 मामलों की जांच अभी लंबित है। इसके अलावा अदालत के सामने 121 लंबित मामलों में से लगभग 1/3 मुकदमे बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि उनमें आरोप अभी तक तय नहीं किए जा सके हैं, जबकि ये अपराध कई साल पहले हुए थे। न्याय मित्र ने ये रिपोर्ट 2016 में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं के हक की पहली जंग सीजीआई ने न्यायपालिका में ही लड़ी। 31 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस दिन पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। इसमें से 3 महिला जज शामिल थीं। ऐसे में एक जज तो ऐसी भी हैं जो आने वाले समय में सीजीआई बनेंगी। शीर्ष अदालत में 3 महिला न्यायाधीशों के शामिल होने के साथ 4 महिला न्यायाधीश हो गई हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है अब तक। इस पहल के पीछे भी चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा योगदान रहा। इससे पहले भी कॉलेजियम काम करता रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस रमन्ना की नियुक्ति के बाद महिला जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम काम करता हुआ दिखा। सीजीआई तो मुखर रहे ही, उन्होंने महिला जजों की अनुशंसा भी की और करवाई, और नियुक्तियां भी साफ साफ उन्होंने की। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की पैरवी की। उनका कहना है कि ये महिलाओं का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों में महिलाओं की कम संख्या का भी हवाला दिया और कहा कि महिलाएं न्यायपालिका और लॉ कॉलेजों में भी आरक्षण की हकदार हैं। बहुत ही आकर्षक और काव्यात्मक लहजे में चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि दुनिया की महिलाओं एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की पैरवी की है। उनका कहना है कि ये महिलाओं का हक है
उन्होंने मिलना चाहिए। न्यायपालिका के निचले स्तरों में 30% से कम न्यायाधीश महिलाएं, उच्च न्यायालयों में ये 11.5% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये केवल 12% है। हजारों वर्षों के दमन बहुत ये सही समय है न्यायपालिका में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व मिले। ये आपका अधिकार है, ये दान की बात नहीं। कार्ल मार्क्स ने अलग अलग समय में और एक अलग संदर्भ में कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास अपने चैन के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसे थोड़ा संशोधित करने की स्वतंत्रता ले रहा हूँ। दुनिया की महिलाएं वो एकजुट, आपके पास अपनी चैन के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सभी की मदद से हम शीर्ष अदालत और अन्य अदालतों में 50% प्रतिनिधित्व तक पहुँच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ रहूँगा या फिर कहीं और, लेकिन उस दिन मुझे खुशी जरूर होगी। अपने संबोधन के दौरान सीजीआई रमन्ना ने वकीलों और बार काउंसिल में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न होने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि देश के 1.7 मिलियन एडवोकेट्स में से केवल 15% महिलाएं, स्टेट बार काउंसिल में केवल 2% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं, इंडिया नेशनल कमेटी के बार काउंसिल में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीवी नगरत्ना और लीला एम त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस सहित 33 न्यायाधीश हैं और फिलहाल से महिला न्यायाधीशों की संख्या लगभग 12% बनती है। जस्टिस नगरत्ना की सितंबर 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। जस्टिस रमन्ना सिर्फ कोर्ट रूम में ही अपनी टिप्पणियों से अपनी सोच सामने नहीं रखते रहे हैं। वक्त वक्त पर जस्टिस रमन्ना जब भी पब्लिक फोरम पर आए तो अहम टिप्पणियां उन्होंने की। ये टिप्पणियां कई समसामयिक और गंभीर मसलों पर रही और सुर्खियां बनती रहीं। इन कमेंट्स से न्यायपालिका के मुखिया के सरोकारों से भी सरकार और जनता रूबरू हुई और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि न्यायपालिका का मुखिया एक तरह से प्रतिबिंब है संविधान का और संविधान की ऊंचाई का। इन टिप्पणियों ने सार्थक बहस को जन्म दिया। हम अब उनके कुछ अहम टिप्पणियों पर भी नजर डालेंगे। कानून पास करने से पहले संसद में कम बहस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने के बाद चीफ जस्टिस ने सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि बिना उचित बहस के पारित कानून में स्पष्टता की कमी होती है। कानून पास करने के दौरान हुई बहस के अभाव में जज भी ठीक से समझ नहीं पाते कि कानून बनाते समय संसद की भावना आखिर क्या थी। आइए सुने उनके कुछ खास विचार। This to discuss so elaborately what are the consequences if you make these amendments in the Industrial Dispute Act, how it affects the working class. Same way, different laws used to be discussed and deliberated. So the burden of the courts while interpreting or implementing the law is less. So we had a clear picture what the legislature thought, what they want to tell us, why they are making such a legislation. Now, sorry state of affairs, we see the legislations, lot of gaps, lot of ambiguity in making laws. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद और जवाबदेही की जरूरत है। इससे ज्यादा मूल भावना हमारे संविधान की और किस भाषा में कही जा सकती थी। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि जनता के पास हर कुछ साल में शासक बदलने का अधिकार होना तानाशाही के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। सीजीआई रमन्ना ने यह भी कहा कि चुनाव रोजमर्रा के राजनीतिक विमर्श, आलोचनाएं और विरोध की आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। हालिया संदर्भ में टिप्पणी काफी अहम मानी गई। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से जवाबदेही मांगने पर सीजीआई रमन्ना की टिप्पणी को साथी जजों, वकीलों और सोशल एक्टिविस्टों में जबरदस्त सराहना मिली। The mere right to change the ruler once every few years by itself need not be a guarantee against tyranny. The idea that people are the ultimate sovereign is also to be found in notion of human dignity and autonomy. A public discourse
that is both reasoned and reasonable is to be seen as an inherent aspect of human dignity and hence essential to a properly functioning democracy. तो जब संविधान की बात आती है तो सबसे पहले नजर इस न्यायपालिका के मुखिया की ओर उठ जाती है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से हमारा महान संविधान, उसकी मूल भावना अक्षुण्ण रही। यदि इस बार हम देखना चाहें न्यायपालिका के मुखिया को, तो शायद इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद, इन तमाम टिप्पणियों को देखने के बाद, इन तमाम फैसलों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि जस्टिस रमन्ना के कामकाज का तरीका कुछ ऐसा रहा जिसमें थोड़ी सख्ती रही, निष्ठा रही, निष्पक्षता रही और उनके व्यक्तित्व की झलक रही और साथ ही संविधान की मूल भावना बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्थापित होती रही। न्यायपालिका को आज किस तरह से सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है, इसकी मशाल लेकर सीजेआई रमन्ना आगे बढ़ रहे हैं और इसी मशाल की रोशनी में हमारे संविधान के हर हर्फ चमक रहे हैं। वे नई इबारतें लिख रहे हैं, नए रास्ते बना रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में अपने करियर शुरू करने वाले जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट भाषणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के शीर्ष अदालत के जनसंपर्क कार्यालय को पुनर्जीवित किया है। एक ऐसी पहल जो अब तक न्यायाधीशों के बीच शायद ही कभी देखा जाता था। उन्होंने मार्च 2020 से वर्चुअल मोड में आयोजित कार्यवाही को देखने के लिए एक मोबाइल ऐप के निर्माण का आदेश देकर पत्रकारों तक अदालतों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की और भी कई पहल उन्होंने की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सीजेआई रमन्ना न्यायपालिका को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हमारे संविधान की जो शीर्ष पद है उसको बरकरार रखने में, उसको कायम रखने में अपने आप को सही साबित करेंगे। आज इंडिया लीगल में इतना ही और इस उम्मीद के साथ कि हम सभी अपने संविधान के शीर्षता को बरकरार रखेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, अधिकारों के से पहले कर्तव्यों को करने के लिए अपनी पहल करेंगे और न्यायपालिका में जो हमारी आस्था है वो यूं ही बनी रहेगी यदि इस तरह के न्यायपालिका के मुखिया बने रहें। तो आज बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।